चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग बेसिकली कहाँ पर पहुंच गए? क्या क्या कर लिया अपन ने? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज पे आ गए। तो हमने बेसिकली रिस्क असेसमेंट कर लिया था कि एंटिटी में कितना रिस्क है। तो अलग अलग तरीके से अपन ने आइडेंटिफाई करे रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क देखे, समझ में आ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि यार रिस्क पे रिस्पॉन्सेज क्या देना। रिस्पॉन्सेज बेसिकली दो ही, सब्सटैंटिव प्रोसीजर और कंट्रोल प्रोसीजर। कंट्रोल प्रोसीजर एक तो अपन लोगों ने पहले भी कर लिए थे रिस्क असेसमेंट के लिए। इंटरनल कंट्रोल्स हमने चेक कर लिए थे फॉर असेसिंग द रिस्क। ऊपर से नोट्स लिया। चैप्टर 3 के कहना एक्स्ट्रा नोट्स होंगे जो प्रिंट हो गए थे, वो दे देंगे। चलो ठीक है, तो देख लो, है ना। 7 मिनट में। ठीक है, चलो देखो। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिलाइंग ऑन कंट्रोल्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वर्सेस थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, देखो क्या है। हम जा रहे हैं क्या के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मिसेस स्टेटमेंट के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ का बहुत वॉल्यूम रहता है, कुछ का कम रहता है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है उसमें जनरली क्या इंस्टॉल्ड रहते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल्स नहीं है तो मुझे हर एक ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ेगा कि भैया ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। अगर इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी ने लगा रखे हैं, तो एकदम पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स को लेकर के मैं थोड़ा सा भरोसा कर सकता हूँ। पर उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? कंट्रोल। अरे समझ में, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि मैं एग्जिस्टेंस को लेकर के, इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, जितनी बुक्स में लिखी है उतनी एग्जिस्ट करती है। तो अगर एंटिटी के पास कोई भी ऐसा कंट्रोल है कि गुड्स जब भी मूव होते हैं उसी समय एंट्री होती है, समझ में रहे कि सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर, कंप्यूटर सिस्टम है या पूरा कैमरा लगा है, वो पूरा असेस करता है कि क्या गुड्स हैं क्या नहीं है। और वो वहीं से क्या करता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में उनके ईआरपी लगा हुआ है। ईआरपी जानते हो ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब पूरा बड़ा वाला सॉफ्टवेयर लगा है जो सारे उसको कनेक्ट कर देता है डिपार्टमेंट्स। तो वो एक क्वेरी जनरेट कर देता है कि भैया ये इन्वेंट्री गई है बाहर या इन्वेंट्री आई है, तो उसको करना पड़ेगा। तो ऑडिटर बेसिकली इस कंट्रोल को अगर चेक कर लेगा तो एग्जिस्टेंस को लेकर के थोड़ा रिलीफ हो सकता है। अरे समझ में, ऐसा कोई भी हो सकता है। जैसे कि फर्नीचर खरीदना है तो उसके लिए एक ऑर्डर बनेगा और उस ऑर्डर में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साइन होंगे तभी वो खरीदा जाएगा। समझ रहे हैं? पेमेंट होगी तभी होगी जब मटेरियल आ जाएगा, उसका एक साइन जो है, उसका एक साइंड डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आएगा। ये क्या हो गया? इंटरनल कंट्रोल। ये मैं सेम चीज बता रहा हूं जैसा मैंने इन्वेंटरी के लिए बताया, वैसे मैं फिक्स एसेट के लिए बता रहा हूं कि जब भी आएगा तो रिकॉर्ड हो जाए। अरे समझ, कोई भी एंट्री अनरिकॉर्डेड या वैसे नहीं मिल पाएगी। क्लियर है? अब फर्नीचर तो कितनी बारी खरीदोगे, बट इन्वेंट्री तो रोज आएगी। अब कंट्रोल तुम्हारे पास किसी भी चीज के लिए हो सकता है, सेल्स को लेकर के, परचेज को लेकर के, एक्सपेंसेस को लेकर के, हर चीज को लेकर के क्या होता है? कंट्रोल। और वो हर समय ऑपरेट कर रहा है। मतलब आप गेट में घुसोगे, सिक्योरिटी गार्ड आपका आई कार्ड देख रहा है, वहां से जो शुरू हो रहा है कंट्रोल। हर चीज पे क्या लगा हुआ है? कंट्रोल आपका लगा ही हुआ है। तो आप उसको वैसे भी किसी भी समय देख सकते हो।
और आप उसको साल के अलग अलग वक्त में देख सकते हो कि वो अलग अलग समय पर ऑपरेशनल था या नहीं था। क्योंकि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगाया था, अप्रैल टू मार्च रहता है मेरा, मैंने जून में लगाया, तो भैया अप्रैल में तो नहीं था ना, तो अप्रैल में भी गलतियां हो सकती हैं। तो जब मैं अपना रिस्पॉन्स डिजाइन कर रहा हूँ एज एन ऑडिटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो अप्रैल में वाली चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय कंट्रोल नहीं था। और बाकी में कंट्रोल जो है वो अलग अलग टाइम का, कोई दो चार चेकिंग जुलाई की कर ली, कुछ नवंबर की कर ली, कि थ्रू आउट कंट्रोल ऑपरेटिंग था या नहीं। ठीक है ना। तो सवाल यही है, रिलाइंग ऑन कंट्रोल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वर्सेस थ्रू आउट द पीरियड, इफ द ऑडिटर ओनली नीड्स एविडेंस अबाउट हाउ कंट्रोल्स ऑपरेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है ना। मान लो कि मैं कोई ट्रांजेक्शन चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि यार ये वाली सेल बढ़ी थी, ये 20 लाख की सेल हुई थी, इसका देख लो कंट्रोल। तो उस समय जब मैं कंट्रोल चेक कर रहा हूँ तो मैं ट्रांजेक्शन बेस चेक कर रहा हूँ, तो मुझे उस समय कंट्रोल चाहिए कि इस जब ये वाली सेल हुई तब कंट्रोल था या नहीं था। ये पॉइंट ऑफ टाइम वाली चेकिंग होगी। पर अगर मैं सेल्स को ओवरऑल चेक कर रहा हूँ, उसका इंटरनल कंट्रोल टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं साल के अलग अलग पॉइंट पर रैंडमली उठा करके मैं उस कंट्रोल का ऑपरेशन जो है वो चेक कर लूँ। ये क्लियर है। तो कभी कभी मुझे सिंगल पॉइंट की जरूरत पड़ती है, समझ में आ रहा है। ठीक है। इफ रिलाइंग ऑन कंट्रोल अक्रॉस द एंटायर पीरियड, टेस्टिंग मस्ट शो द कंट्रोल वर्कड इफेक्टिवली एट ऑल रेलेवेंट टाइम्स। मतलब टेक्स्ट में शॉर्ट हो जाना चाहिए कि हर टाइम पे वो रहेगा और ऑप्शन। इफ रिलाइंग ऑन कंट्रोल अक्रॉस द एंटायर पीरियड, टेस्टिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका ये भी पता चले कि थ्रू आउट द ईयर आपने चेक कर लिया। आपके ऊपर भी तो सवाल होंगे ना कल को, किसके ऊपर। क्लियर है ना। टेस्टिंग मस्ट शो कि कंट्रोल जो है वो थ्रू आउट रहा, मतलब कि ऑडिटर को चेक भी करना है और फिर डॉक्यूमेंट भी करना है। ठीक है ना। एंटिटीज मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, मतलब एंटिटी अपना भी तो ऑडिट का सिस्टम रखती होगी ना। तो auditor can rely on the results of the entity's monitoring if it provides evidence that control worked effectively over time. एंटिटी ने कंट्रोल्स लगाए, और एंटिटी अगर कंट्रोल लगा के भूल गई तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो टेस्टिंग करनी है कंट्रोल्स। पर अगर मान लो इतनी अच्छी एंटिटी की उनने खुद ने भी कंट्रोल्स चेक किए, तो मैं उनकी चेकिंग को चेक कर लूंगा, शायद उससे भी थोड़ा सा रिलायंस मिल जाए। देखो जितना काम ऑलरेडी हो गया उतना काम ऑडिटर को करना पड़ेगा, बट रिलाइंग आप खुद पे ही करो टेस्टिंग पर। बस ये कि काम कम हो जाए। अगर मान लो कि उन्होंने बोला कि भैया हमने तो मॉनिटर किए ही नहीं, हमारे कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे ज्यादा तो हमें पड़ी हुई है, समझ में आ रहा है, तो ऑडिटर ये देख लेगा कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ढंग से इन लोगों ने चेकिंग की है। और अगर किए तो फिर तो कंट्रोल्स भी अच्छे से ऑपरेट कर रहे होंगे। मैं तो कुछ सैंपल कंट्रोल के भी निकाल करके चेक कर लूंगा, लेकिन मेरा भरोसा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए इसके ऊपर, एंटिटी के ऊपर। क्लियर है। तो टाइमिंग क्या होगी अगर ये सवाल होता है, हर टॉपिक एक सवाल है, अरे सर क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू देखना। तो अगर आपको आता है कि भाई टाइमिंग क्या होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, तो फिर आप दो बातें लिखेंगे। एक, कि अगर ऑडिटर को पॉइंट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के कर लेगा। बट इफ ही इज रिलाइंग ऑन कंट्रोल इन जनरल, समझ आ रहा है, एज डिजाइनिंग इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर, तो फिर उसको ये भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि उसने थ्रू आउट द ईयर के क्या चेक किए हुए, कंट्रोल्स चेक किए हुए, यानी उसने अलग अलग समय टाइम पीरियड से अलग अलग उसने सैंपल्स निकाले, विच विल शो कि हाँ उसने थ्रू आउट द ईयर का इंटरनल कंट्रोल चेक किया। आ रहा है समझ में? जैसे कि ये मंथली रिकंसिलेशन ये लिख ही देना, समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि मॉड्यूल के जो वर्ड्स हैं वो बड़ा हेल्प करेंगे। क्लियर है। ठीक है। एक पढ़े हुए थे यार प्रिंटेड, पता। हाँ, एक बार 4 प्रिंट नहीं हो गए थे, उसको बोलना श्रद्धा को, है ना। ठीक है। चलो फिर क्या है, यूजिंग ऑडिट एविडेंस obtained in previous audits। तो क्या बोल रहे हैं,
देखो यार, मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल बनते हैं और एक साल का बताते हैं। तो भाई मैं पिछले साल का कैसे भरोसा करता हूँ? क्या मैं पिछले साल के एविडेंसेस पे भरोसा कर सकता हूँ? बताओ हाँ या ना। नहीं, नहीं, नहीं ले सकते। साल के एविडेंस देखना है ना। लेकिन इंटरनल कंट्रोल अगर चेक हुआ है तो वो एक सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड से लेना देना नहीं। सिक्योरिटी गार्ड लगाया है, 4 साल से लगा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड को टाइम पीरियड से लेना देना नहीं, वो तो हर समय ही चेक कर रहा है। अगर मैंने पिछले साल सिक्योरिटी गार्ड को चेक किया था और अगर इस साल सिक्योरिटी गार्ड चेंज नहीं हुआ है, ना ही प्रोसीजर चेंज हुआ है ना कुछ, वैसे ही वो काम किए पड़ा है, तो मतलब कि फिर मेरे को दोबारा शायद चेक करने की जरूरत ना पड़े। ये वाली पूरी चेकिंग काय की चल रही है? 16 पॉइंट, नहीं, ये ओवरऑल चल रहा है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेसमेंट। बाकी खैर, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये वाली बात समझ में आई कि इंटरनल कंट्रोल को लेकर के तो मैं इसमें ऑफिशियली जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि मैं 3 साल में एक बार चेक कर लूंगा। अगर कंट्रोल चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, नए कंट्रोल्स और वो सब मुझे देखना है। सिग्निफिकेंट रिस्क आ गया तो मैं हर साल देख ही लूंगा। बट बहुत सारे कंट्रोल्स को मैं 3 साल में भी एक बार देख लूँ तो इट इज फाइन। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पिछले ऑडिट में जो एविडेंस मिले, क्या उनको मैं इस साल यूज कर सकता हूँ? चलो देखो। तो कंसिडरेशन फॉर यूजिंग प्रायर ईयर एविडेंस, तो अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कंट्रोल एनवायरमेंट एंड मॉनिटर। ठीक है, क्या बोल रहे हो? सेम जो अब भी बताया, कंट्रोल के लिए मैं पिछले साल की एविडेंसेस पर रिलाई कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो मेनली वही ट्रांजेक्शन होंगे जो करंट ईयर में, तो मैं पिछले साल के एविडेंसेस का कुछ नहीं कर पाऊँ। ज्यादा से ज्यादा फिक्स एसेट खरीदा गया है तो उससे मेरे को कोई बहुत रिलेवेंट है नहीं, मतलब रिलेवेंस। नेचर ऑफ कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल्स may require frequent testing due to higher risk of human error। देखो भाई, अगर कोई मैनुअल कंट्रोल है तो मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा हर साल। लेकिन अगर ऑटोमेटेड है तो कंप्यूटर एक साल में बदल थोड़ी गया होगा। अगर इन्होंने सिस्टम्स बदले हैं तो फिर अलग बात। ठीक है। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स with stable IT environment may be less prone to change। समझ आ रहा है? हेडिंग क्या चल रही है? क्या मैं पिछले साल के एविडेंसेस पर करंट ईयर में भरोसा कर सकता हूँ? तो पहली बात, कंट्रोल के लिए हाँ कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरी बात क्या है कि भैया मैनुअल के लिए थोड़ा कम करना, ऑटोमेटेड के लिए थोड़ा ज्यादा भरोसा कर सकते हो पिछले साल। आ रहा है समझ में? है ना? तो जनरल आईटी कंट्रोल्स जो है उनको लेकर के आप क्या कर सकते हो, पुराने एविडेंसेस को यूज कर सकते हो। इफेक्टिवनेस इन पास्ट डिविएशन, अगर मान लो पास्ट में आपको मिला था डिविएशन तो आप करंट ईयर में चेक करोगे। और अगर व्यक्ति चेंज हो गया है, की पर्सनल अगर चेंज हो गया है, तो आप करंट ईयर में चेक करोगे। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर सवाल है कि लास्ट ईयर ऑडिट के एविडेंसेस क्या करंट ईयर में यूज हो सकता है। अभी तक चारों में हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स की ही बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो मैं चेक करूंगा। इवन इफ द कंट्रोल हैजंट चेंज, एनवायरमेंट में अफेक्ट इट्स रेलेवेंस। समझ में आ रहा है? गार्ड लगाया हुआ था जो सबकी एंट्री चेक करता था, फिर उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम लगा लिए, कार्ड से एंट्री हो गई, तो गार्ड का रेलेवेंस जो है वो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? वैसे गार्ड का रेलेवेंस खत्म हो गया, एक्सेसिव कंट्रोल मेरे दायरे में आते नहीं है सच ऑडिट, लेकिन मैनेजमेंट लेटर में मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा ना, देखो मैंने इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक किए तुम्हारे। आ रहा है समझ में? ठीक है। और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेट, अगर रिस्क हाई है तो फिर मैं पिछले साल पे ना भरोसा करके क्या करूंगा, करंट ईयर के ही दोबारा से चेक करूंगा। आ रहा है समझ में? पर
इसका मतलब ये हुआ कि मैं कंट्रोल चेक ना भी करूं तो भी मुझे कुछ ऐसे प्रोसीजर करने पड़ेंगे जिससे कि मुझे ये समझ में आ जाए कि पिछले साल की चेकिंग मेरी इस साल भी रेलिवेंट। जैसे कि ये देखो, कंफर्मिंग continuing relevance. The auditor must obtain evidence that significant changes in controls have not occurred, or if they have, whether they affect the controls reliable. मतलब अगर चेंजेस या तो चेंजेस नहीं है और अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस अच्छा इन कंट्रोल हैव नॉट अकर्ड और अगर हुए हैं तो वो कंट्रोल के रिलायबिलिटी पे फर्क नहीं डाले। ठीक है ना। अब ये देखो, ये यहां पर खत्म हो गया। ये क्लियर है। हर एक टॉपिक अपने आप में क्या है बेटा, एक क्वेश्चन। नहीं ये तो ये है ना, वो हेडिंग का थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ठीक है। इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना। कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आमतौर पर कंट्रोल्स को टेस्ट करता हूँ। लेकिन देखो क्या लिखा है, जब मैं सब्सटैंटिव कर रहा हूं, कंट्रोल और सब्सटैंटिव में क्या अंतर है पहले ये बताओ। कंट्रोल प्रोसीजर और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या अंतर इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, सब्सटैंटिव को ओवरऑल चेक। है। सब्सटैंटिव में मैं इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को चेक करता हूँ। जैसे कि भाई ये कैलकुलेटर मैंने खरीदा तो इस ट्रांजैक्शन को मैं जब चेक करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, सब्सटैंटिव। समझ में आ रहा है। कोई भी चीज खरीदने का प्रोसेस में चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या चेक कर रहा, क्या लाया, इंटरनल। किसी भी चीज को चेक करने का, किसी भी चीज को खरीदने का प्रोसेस जो एंटिटी का है, मैं उसकी पॉलिसी प्रोसेस प्रोसीजर चेक कर रहा हूँ कि ये ऑपरेट हुआ कि नहीं। तो मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। रेलेवेंस क्या है, कंट्रोल ऐसी चीज होती है जिससे अगर परचेज का कंट्रोल है तो हर परचेज का ट्रांजैक्शन उसमें से होकर के गया। ठीक है। ऊपर ऊपर चल जाओ। अरे हाँ ना, आज ऊपर पढ़ा। अच्छा ये है ना। तो ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन लोग, इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैंने तुमको ये बताया कि इंटरनल कंट्रोल का रिलेवेंस क्या है, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है। कंट्रोल का ये रिलेवेंस है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट कर रहा। ठीक है। अगर मैं कंट्रोल पर रिलाय नहीं कर रहा हूँ तो मुझे हर ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा। और अगर मैं कंट्रोल पर रिलाय कर रहा हूँ तो कंट्रोल जिस पर्टिकुलर चीज को इंश्योर कर रहा है वो मुझे सारे ट्रांजैक्शंस में उतनी देखने की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ी हवा आई है ना। तो अब समझो, जैसे कि मान लो एक बंदा है, मैंने उसको बोला कि भाई जितनी भी परचेज हुई है ना सबको देख के आ फिजिकली। ये एक इंटरनल कंट्रोल है काय का, जो कि क्या चेक कर रहा है, हर एक चीज की एग्जिस्टेंस। ऑडिटर का एक असर्शन होता है एग्जिस्टेंस। समझ में आ रही है बात, ऑडिटर ये चेक करता ही करता है
तो अगर मान लो एंटिटी ने ऐसे कंट्रोल लगा रखा है तो ऑडिटर के लिए काफी आराम हो जाएगा ना, क्योंकि एक बंदा एंटिटी ने लगा रखा है जो कि ये सब चेक कर रहा है। अगर मैं सिर्फ उस बंदे की वर्किंग चेक कर लूँ और उसका काम देख लूँ रैंडमली कि इसने चेक किया है कि नहीं, तो मैं जब इंडिविजुअली चेक करूंगा ना एग्जिस्टेंस, तो मैं कम सैंपल में भी सेटिस्फाइड हो जाऊं। नहीं आया समझ? इंटरनल कंट्रोल और सब्सटेंटिव का रेफरेंस समझ में आया? ये क्लियर है ना? ठीक है। अब एंटिटी ने बंदा लगा रखा है जो कि क्या चेक कर रहा है? फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। समझ में आ रहा है? वो हर महीने 10 दिन सारे एसेट वैसेट को फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। मैंने कुछ सैंपल निकाल करके देखे, मुझे लगा बढ़िया कर रहा है ये कुछ। लेकिन मैं 100% रिलाई तो करता ही नहीं। तो मैं खुद भी फिजिकल वेरिफिकेशन करता हूँ, पर कम करता हूँ क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। आ रहा है समझ में? अब मैं एक कोई परचेज थी वो चेक कर रहा था, समझ में आ रहा है? तो करते करते मुझे पता चला कि यार ये एसेट तो मैनेजर के घर जा चुका है, यानी कि बिजनेस में तो वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। क्लियर है? या खराब हो चुका है, वट एवर, जो भी, या तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो आया ही नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ, या वट एवर। ठीक है। तो अब ये अभी मैं सब्सटेंटिव की चेकिंग कर रहा हूं, पर अब मैं उस पूरे कंट्रोल पे ही शक करने लग जाऊंगा अगर ये ट्रांजेक्शन अनयूजुअल था। तो उसने चेक किया उसके बाद गायब हुआ तो ठीक है, मैं कंट्रोल पे भरोसा कर रहा हूँ। पर अगर मान लो कि ये उसके दायरे में था और ये चेक नहीं हुआ और ये गायब है, तो मैं तो कंट्रोल पे ही शक करने लग जाऊंगा। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पर ये दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एक तो मैं इंडिविजुअली क्या करता हूं, चेक करता हूं, लेकिन मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर के रिजल्ट को भी क्या कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं। एक सेकंड इसको रीड करना पहले। हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हुआ है, क्लियर है? क्या डिटेक्ट हुआ है? मिस स्टेटमेंट, वाया सब्सटेंटिव टेस्टिंग, इट मे इंडिकेट द रिलेटेड कंट्रोल फेल। आया समझ में? However, no detected misstatement does not automatically prove the control is effective. अगर मिस स्टेटमेंट मिला है तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल हो सकता है कि कंट्रोल का इसमें कोई दोष, पर हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट जो मिला है उसमें कंट्रोल का दोष है। अगर मिस स्टेटमेंट जो मिला है उसमें कंट्रोल का दोष है तो दिक्कत क्या है? क्यों? क्योंकि दूसरे ट्रांजेक्शन भी तो गड़बड़ हो सकते हैं। नहीं ऐसा, misstatement may be result of weakness in the control, and if it is due to weakness of control, then this misstatement will be visible in the other transactions also. अब मुझे अपना एंटी बढ़ाना पड़ेगा, बट मिस स्टेटमेंट मे बी एन एनॉमली। एनॉमली मतलब यूनिक, कि नहीं नहीं इससे कंट्रोल वीक नहीं है, यही है, तो कंट्रोल तो इफेक्ट है। ठीक? अब दूसरी बात, ये एक बात हो गई। अब मैंने सब्सटेंटिव चेकिंग की, मुझे कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, मतलब कंट्रोल अच्छा काम कर रहा है। जरूरी है। ताला टूटा नहीं इसका मतलब मजबूत है, क्या ये बोल सकते हो? ताला टूटा नहीं इसका मतलब मजबूत है, ये बोल सकते हो? नहीं, किसी ने कोशिश ही नहीं की। पर ताला तो कमजोर है ही ना। पॉइंट समझ रहे हो? हम इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। तो अगर गलती निकल रही है तो मैं कंट्रोल्स को देखूंगा कि कहीं कंट्रोल तो वीक नहीं है। सब सही निकला तो भी मैं पूरा भरोसा कंट्रोल पे नहीं करूँ। ये एक्चुअली में 2 लाइन में मैं बोलूँ ना, तो अगर कुछ गलत निकल जाए
तो भी 100% नहीं है कि मैं कंट्रोल पे शक करूं। अगर सब कुछ सही निकल जाए तो भी ऐसा 100% नहीं है कि मैं कंट्रोल पे भरोसा करूं। इससे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो पाया। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? चलो फिर, significant deficiency indicator. Material misstatement discovered by the auditor strongly suggest a significant deficiency in internal control. हो सकता है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस कारण से हो, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में एक मेजर डेफिशिएंसी है। तो पॉइंट ये है कि मैं सब्सटैंटिव जब कर रहा हूं, मैं तो इंटरनल कंट्रोल चेक करता हूं, उसके बाद सब्सटैंटिव का प्लान बनाता हूं, फिर सब्सटैंटिव करता हूं। यहाँ थोड़ी सी वैसी बात लिखी हुई है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स may indicate something about the internal control। ठीक है ना? यूज मैं कैसे करूंगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर को? और हो सकता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर में एक मिस स्टेटमेंट किसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का इंडिकेटर हो इंटरनल कंट्रोल में। बोलिए क्लियर? तो ये जो छोटे से पैच है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि काफी जरूरी है। आ रहा है समझ? इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इसको तुम कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंटिव टेस्ट। ठीक है? ठीक है। अब सारा ना एकदम स्टोरी टाइप चलता है कि एक स्टेप तुमने लिया, अब उस स्टेप में कुछ निकला तो नेक्स्ट। जैसे कि अब कंट्रोल डिविएशंस मान लो मिले, ठीक है ना? तो अब स्पेसिफिक इंक्वायरीज ऑडिटर करने वाले। देखो यार, मैं ऑडिटर हूँ, मुझे ये तुम्हारी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले जिसमें कि तुमने पूरा अकाउंट्स बना करके, इसमें समराइज है ना, ये P&L बैलेंस शीट है ये। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, इस पे मुझे साइन करने हैं कि हाँ भैया इसमें कोई मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, जो दिख रहा है ये सही सब दिख रहा है। तो मैंने कहा हाँ यार, लेजर वेजर देखो, इसमें करोड़ों का मामला है, एक लेजर में मतलब 20-20 हजार एंट्री समझ रहा है। तो फिर मैं बैठ करके समझ रहा हूँ कि हाँ यार, कैसे करते हो बिजनेस, समझ रहा है? तुम भी तो इंश्योर करते हो ना कोई गलती ना हो। तो कंट्रोल्स क्या क्या लगा है, समझ रहा? मैं कंट्रोल कंट्रोल भी टेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन भी चेक कर रहा हूँ। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन चेक करते करते मुझे कोई भी रैंडमली मिस्टेक मिल सकती है। जैसे कि मान लो कि एक जो था वाउचर में अलग अमाउंट था और एंट्री में अलग अमाउंट, जो सेल का इनवॉइस था वो अलग अमाउंट था और एक्चुअल जो बुक्स में अमाउंट था वो अलग। तुम एक बार सोचो कि इसमें कितनी सैकड़ों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि क्यों अलग। इमेजिन कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो अब मेरे दिमाग में क्या है कि भैया मैं रीजन पकड़ूं, क्योंकि बात ये नहीं है कि ये 3 हजार दिख रहा है और एक्चुअल में ये था तुम्हारा 2 हजार। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये चक्कर क्या है, ये क्यों हुआ? ऐसा तो किसी में भी हो सकता है, मैं 20 हजार वाउचर तो चेक कर नहीं रहा ना। समझ में आ रहा है? मैं तो 50 वाउचर चेक कर रहा हूँ। और अगर मुझे ये दिक्कत मिल रही है तो अब मुझे इस दिक्कत का सोर्स पता करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि भैया एंट्री कैसे करते हैं ये लोग? और अगर एंट्री करने का ही अगर मान लो कि क्या हो जाए, ये इतना बड़ा नहीं होता कभी किसी एंटिटी में, बट एंटिटी करने का ही सिस्टम अगर बिगड़ा है तो फिर तो पता नहीं मैं कैसे, मैं तो जब तक 5-6 हजार वाउचर ना चेक कर लूंगा और सारे सही निकल जाए तब तक मैं, मेरे को तो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं इंटरनल कंट्रोल्स, अब पॉइंट ये है कि मैंने सब्सटेंटिव किया, एक डिफरेंस निकल गया, ठीक है? और मान लो कंट्रोल में डेफिशिएंसी निकल गई। कंट्रोल 50 प्रकार के हो सकते हैं, कोई से पर्टिकुलर कंट्रोल में डेफिशिएंसी मान लो निकल गई। अब मैं सबसे पहले नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिविएशंस देखूंगा। मतलब मेरे को कंट्रोल में प्रॉब्लम मिली, अब मैं कंट्रोल स्पेसिफिक इंक्वायरी कर रहा हूँ। हाँ भाई, ये कंट्रोल का क्या नेचर है?
इस कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ कहाँ कॉन्सिक्वेंटली प्रॉब्लम आ सकती है। ऑडिट इंक्वायरीज इनटू व्हाई कंट्रोल्स deviated एंड हाउ इट माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इसमें सबसे मेन बात यह है कि कंट्रोल डेविएट क्यों हुआ, क्या किसी ने जानबूझ के किया, और जानबूझ के किया तो फिर तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन है। इस कौन कौन क्या क्या एरिया संभाल रहा है ये व्यक्ति जिसने कि ये जानबूझ के किया, क्या इसमें पर्सनल प्रॉफिट इन्वॉल्व था, अगर गलती है, समझ रहा है कि अरे यार ये वाला ट्रांजेक्शन उस दिन था जिस दिन इसका बर्थडे था, इसने अपना जो लॉगिन था वो किसी और को संभालने दे दिया था, 4 एंट्री इसके बदले उसने कर दी, ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा एक ही बार हुआ तो फिर ठीक। तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ इंडिविजुअल, पर इसकी हजारों पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको थीम ही समझनी पड़ेगी। एग्जांपल हम कितने भी ले लें, सेम एनालॉजी नहीं लगा पाओगे। कहाँ मैनुअल है, क्या काम है, क्या कंट्रोल है, सब बहुत एकदम यूनिक होगा, हर ऑडिट के लिए यूनिक होगा। समझ में आई? तो मैं नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस समझूंगा, बेसिस फॉर रिलायंस। अब सबसे मेन बात यह है कि जो मैं कर चुका हूँ मैं उसे भी चेक करता हूँ कि भाई इतना कर लिया है तो ये काफी है कि नहीं है, कि अब और करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें तो गड़बड़ निकल गई। क्लियर है? क्योंकि सैंपल चेकिंग ही चलती है। क्या मुझे एडिशनल टेस्टिंग करनी पड़ेगी? अगर मुझे ये निकला कि भैया इनिशियल टेस्टिंग इनसफिशिएंट है तो फिर डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। और इम्प्लीकेशन फॉर सब्सटैंटिव टेस्टिंग, इफ कंट्रोल reliance is compromised, increase substantive testing to address risk of missed। मतलब सब्सटैंटिव ज्यादा ज्यादा ही चेक करना पड़ेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई और रास्ता है नहीं। ये क्लियर है? ठीक है, यहां तक हमने की काय की बातें कंट्रोल की। क्लियर? ये पूरा कनेक्टेड है तुम्हारा आइडेंटिफाइड रिस्क से लेकर के आरएमएम वगैरह सबसे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सब्सटैंटिव कुछ मैंडेटरी फॉर मटेरियलिटी, रिगार्डलेस ऑफ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट the auditor must do some substantive work on all material types of transaction account balance and district। इसका मीनिंग ये है, आपके कंट्रोल कितने ही अच्छे निकल जाए आपको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन चेक करने ही पड़े। आप कोई कंट्रोल्स पे भरोसा करके आगे नहीं बढ़ जाओगे, क्योंकि देयर कैन ऑलवेज बी फ्रॉड रिस्क, तो देयर कैन ऑलवेज बी फ्रॉड रिस्क। ये क्लियर है? रीजनिंग, रिस्क असेसमेंट जजमेंटल है, और हो सकता है किसी किसी पर्टिकुलर टाइप के रिस्क जो है वो छोड़। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय किस कारण से गड़बड़ कर देगा, धोखे से या जानबूझ के, या मैनेजमेंट अकाउंट्स में क्या गड़बड़ है और वो क्यों है और वो किस कारण से है, इसकी लाखों पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दिस इज जजमेंटल मैटर एंड कुड मिस सर्टेन रिस्क। इसलिए आप कंट्रोल पे 100% रिलाय नहीं करते। ऑल इंटरनल कंट्रोल्स हैव लिमिटेशन। मतलब मैनेजमेंट ओवरराइड तो होता ही है ना इंजन में। समझ में आ रहा है? ठीक है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल, वेरीफाइंग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर ऑन वेरियस पैरामीटर्स। उन वेरियस पैरामीटर्स को, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको क्या बोलता हूँ, ऑफिशियल नाम क्या है उसका? असर्शन। क्लियर है? असर्शंस पर मैं टेस्ट करता हूँ किसको? सारे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। ठीक है। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। रेशियो एनालिसिस वर्ड तो याद ही रहे, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? एनोमलीज डिटेक्ट डिटेक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग है, साल का 12,000 रेंट आ रहा था, 2 बिल्डिंग है तो कितना आना चाहिए? 24, अगर सेम टाइप की बिल्डिंग है। ठीक है। अब इनके पास 6 बिल्डिंग है, तो
72,000 रेंट आना चाहिए था, इनका रेंट आ गया 1,80,000। मैंने कहा, "अरे, ऐसे कैसे?" तो फिर ने बताया कि भैया एक बिल्डिंग मेन सिटी में है, तो फिर उसके कारण इसका रेंट जो है होगा। तो हमने कहा ठीक है, उसका एनालिटिकल अलग करेंगे, बाकी बात का अलग। आया समझ में? ठीक है ना? तो टेस्ट ऑफ डिटेल, बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है? सब्सटैंटिव का ही पार्ट है ना? सब्सटैंटिव प्रोसीजर फोकस ऑन वेरीफाइंग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। देखो, जैसे मुझे ये चेक करना है कि भैया 10 बार गाड़ी गई, तो गाड़ी भिड़ी या नहीं भिड़ी, मान लो। समझ में आ रहा है? तो दसों इंडिविजुअल बार कहाँ से निकली, कहाँ गई, उसके सीसीटीवी निकालो, ये सब मैं देख रहा हूँ। वो क्या है? सब्सटैंटिव। समझ में आ रहा है? और मैं ड्राइवर को बुला करके उससे गाड़ी चलवा कर उसके देखी, उससे बातें पूछी, ये क्या है? टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि अगर ड्राइवर अच्छा है तो मैं इस बात पर भरोसा कर सकता हूँ कि 10 बार गाड़ी नहीं हुई। मैं तुम्हें सिर्फ कंट्रोल और सब्सटैंटिव में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दसों ट्रांजेक्शन को मैं इंडिविजुअल चेक करूंगा तो वो सब्सटैंटिव, और ऐसा कंट्रोल जिसने 10 बार इफेक्ट किया होगा। अगर मैं उस प्रोसीजर को ही चेक कर लूँ, 10 बार इस ड्राइवर ने चेक करी, चलाई ना गाड़ी, और मुझे देख रहा है कि इससे चलाते ही नहीं बन रहे, तो क्या होगा? तो फिर मैं अब जो 10 बार का है वो बहुत डिटेल में चेक करूंगा, कहीं ना कहीं तो इसमें बेड़ी हुई होगी। आ रहा है समझ में? कंट्रोल कैसे काम करते हैं मैं ये बताऊं। क्लियर है ना? सब्सटैंटिव प्रोसीजर फोकस्ड ऑन वेरीफाइंग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। दो मेन टाइप के होते हैं, ट्रांजेक्शन्स की टेस्टिंग जिसको वाउचिंग कहते हैं, और बैलेंसेस की टेस्टिंग जिसको की वेरिफिकेशन। एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करना कि ये सही है कि नहीं, ये कहलाता है सब्सटैंटिव। एक पूरा प्रोसेस जिससे कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होकर के गुजरते हैं, उस प्रोसेस को चेक करना इज व्हाट? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? Verifying a purchase transaction by checking purchase invoice, goods received note and inward gate entry register। जैसे ये गुड रिसीट नोट है, ठीक है, ये एक ऑफिशियल प्रोसीजर है जो कि सारी बड़ी एंटिटीज फॉलो करती है। जब भी इन्वेंट्री आती है, आपने परचेज किया है, गुड्स एंटर हो रहे हैं, तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट बनता है स्टोर्स में जिसका नाम होता है GRN, गुड्स रिसीट। तो ये इसको देख करके ऑडिटर जो है वो वेरीफाई करता है कि हाँ भाई, गुड्स रिसीव हुए हैं या। क्लियर है? ठीक है ना? तो मैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के क्या देख रहा हूं? गुड्स रिसीट। क्योंकि गुड्स रिसीट नोट इस बात का सबूत है कि गुड्स आए। तो मैंने 10 ट्रांजैक्शन निकाले, तो दसों ट्रांजैक्शन के लिए मैं क्या देखूंगा? गुड्स रिसीट। क्या? किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आप वाउचिंग कर सकते हो। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, हम 4-5 डॉक्यूमेंट देखेंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्प्स इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड अकरेंस ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। जो लिखा है वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुए या नहीं हुए। तो भैया क्या नकली भी लिख सकते हैं लोग ट्रांजेक्शन? यही तो हम चेक करते हैं। अरे नहीं, क्या ऐसा बहुत होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल रेयर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। चलो, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। देखो, बैलेंस शीट बनती है एज ऑन लास्ट डेट। एज ऑन लास्ट डेट मतलब इस डेट को क्या बैलेंस बचा। PNL क्या होता है? इस साल में क्या ट्रांजेक्शन हुए। बैलेंस शीट सारे बैलेंसेस को कैरी करके लेके जाती है अगले साल, और ओपनिंग से भी आ रहा हो तो उसके इस साल के ट्रांजेक्शन डिफरेंट है। मुझे ये इंश्योर करना है कि क्लोजिंग में ये इतना है कि नहीं। ये अलग मैटर है कि साल में ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं। साल के बीच में ट्रैवलिंग में मैं टिकट देखूंगा, मैं वो सब कुछ देखूंगा। साल के एंड में इतना बैलेंस है कि नहीं। तो साल के एंड में या तो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ हो, या तो बीच में कभी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ हो। अरे ये बात समझ।
ठीक है, कुछ खरीदा है क्या, पिछले साल कितना था, ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती। ये क्लियर है। बैलेंस शीट आइटम के लिए ऑडिट डिफरेंट होता है, उसमें वेरिफिकेशन कहते हैं, और इनकम एक्सपेंस के लिए अलग। ठीक है। तो जब आप असेट लायबिलिटी को वेरीफाई कर रहे हो तो एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन ओनरशिप के लिए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वेरिफिकेशन। एग्जाम्पल, वेरीफाइंग अ फिक्स्ड असेट बाय रिव्यूइंग द entity's physical verification process and checking management's record of the physical, मतलब आपने करवाया फिजिकल काउंट, तो मुझे दिखाओ उसका डॉक्यूमेंट, कब करवाया था, कैसे करवाया था, सारा समझ। और ऑडिटर खुद जा करके भी फिजिकल वेरिफिकेशन का काउंट कर रहा है, तो वो भी क्या है, वेरिफिकेशन का पार्ट। ठीक है ना। फिक्स सेट है, इसलिए ये बहुत वैसा वाला इंटरनल कंट्रोल नहीं है कि रेगुलरली मैं एंटिटी पे भरोसा कर। क्लियर है। ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल में बेसिकली दो चीजें होती है, वाउचिंग और, समझ में आ रही है बात। ठीक है। मैं बीच बीच में सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब्सटैंटिव और कंट्रोल्स बहुत मेजर तरीके से डिफरेंस क्लियरली समझ में आ रहा है। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो कि एक स्टैंडर्ड में कवर है जिसका नाम है ऐसे 520। ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या हो, देखो मैंने ये मोबाइल खरीदा, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, सब्सटैंटिव में बिल दिखाओ, खरीदा है ना, तो बिल दिखाओ। मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस का है, तो बिल में नाम देखेंगे बिजनेस का है कि नहीं, कब खरीदा, ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, और कितनी वैल्यू का है, डेप्रिसिएशन लगा कि नहीं लगा, तो फिक्स एसेट है, इन्वेंट्री टाइप है तो फिर वो अलग। समझ रहा है? इससे जो एक एंट्री मैंने की थी इसको खरीदने, ये वेरीफाई, ये इसको बोलते हैं वाउचर। सब्सटैंटिव में मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल किया। ये क्लियर है। अब क्या हो रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देखो, टीओडी मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल और एसीपी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर ये दोनों होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। ये ये क्या है, टाइप्स ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में मैंने वाउचिंग वेरिफिकेशन किया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो जब मैं इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को चेक कर रहा था, वो क्या था, सब्सटैंटिव प्रोसीजर का टेस्ट ऑफ डिटेल। समझ में आ रहा है। टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर में या तो मैं टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ या टेस्ट ऑफ बैलेंस। मान लो कि इनका रिपेयर का है, अब रिपेयर इनने किया था पिछले साल, मान लो 75,000, तो मैंने गया, मैंने पिछले साल का देखा, और फिर इस साल कोई खास नई मशीनरी वगैरह नहीं आई, तो मैंने कहा यार ये तो फिर रिपेयर तो लगभग सेम ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो मैंने देखा तो इस बार का 80,000। क्या लगता है इसमें मटेरियल मिस्टेक बनी या नहीं, वो भी समझ इन जनरल क्या लगा, कितने परसेंट, क्योंकि जो पिछले साल था वही है। अगर मान लो मशीन रिप्लेस हो गई, या तो अगर मान लो कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गया, या कुछ भी ऐसा अनयूजुअल अगर नहीं हुआ है, तो 80,000 मैंने अभी बिना चेकिंग के ही एक थोड़ा सा मुझे उस पर भरोसा। ये क्या है, पिछले साल से कंपेयर करना इज एनालिटिकल प्रोसीजर। नहीं। अगर मान लो मंथली कोई, समझ में आ रहा है, कोई एक्सपेंस है या इनकम है ना, अब मैं हर एक को देखूंगा तो टेस्ट ऑफ डिटेल है, लेकिन अगर सेम टाइप का है तो मैं इंटू 12 करूँ और लेजर को देखूंगा टोटल। ये क्या हो गया, एनालिटिकल। अगर मेरी सेल 1 लाख की है और मेरा मार्जिन 25% के आसपास है, तो मेरा परचेज 75% के आसपास इन जनरल होना चाहिए। अगर है तो मतलब
सही ही होगा। आप पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रेशो और प्रोसीजर्स का मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेशोज वगैरह का आप एनालिसिस कर रहे हो कि कोई भी चीज अनयूजुअल लग रही है क्या। आ रहा है समझ? जैसे पिछले साल 1000 लोग थे, इस बार 600 लोग हैं, 400 लोग छोड़ के चले गए इंडिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब एनालिटिकल के पॉइंट ऑफ से ये चीज सही नहीं जा रही। समझ में आ रहा है? तो एनालिटिकल में मैंने कहा कि 1000 लोग में इतना प्रोडक्शन, 600 लोग में इतना प्रोडक्शन। तो एनालिटिकल में जब डिविएशन आता है तो वो सिर्फ डाउट रेज करता है, मिस स्टेटमेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं। मैं एंटिटी के पास गया, उन्होंने बोला कि अरे इस बार हमने क्या किया ना, मशीन्स खूब सारे बुला ली, इसलिए तो 400 वर्कर चले और प्रोडक्शन हमारा थोड़ा सा बढ़ ही गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए थोड़ा बहुत मैं देख लूंगी, तो आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ यार सही है। अदरवाइज पहले तो मुझे लग रहा था वर्कर कम हुए प्रोडक्शन बढ़ गया, ये तो कुछ तो भी लोचा है यहाँ पर। बोलिए। आ रहा है समझ? क्लियर है बेटा? है ना? चलो अब देखो, एनालिटिकल प्रोसीजर ये सब्सटेंटिव के अंदर में आता है, जिसमें कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हैं बाय एनालाइजिंग प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। क्या है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा में जो भी रिलेशन है वो पिछले साल जैसा था, अगर इस साल भी वही है, या बजट जैसा था, यानी सारे कुछ रीजनेबल है। देखो आप असेस करते हो, देखो जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए, तो आपको ये नहीं पता है कि कितना उसमें टेक्निकल नॉलेज है, मैं नहीं चेक कर सकता हूँ। पर क्या तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डॉक्टर अच्छा है कि बुरा है? बताओ। ये आइडेंटिफाई कर सकते हो? तुमको तो डॉक्टर का नॉलेज है नहीं। नहीं तो तुमने अगर बात की है कुछ भी है, तो तुमने क्या पैरामीटर को कंसिडर की जिसके बेसिस पे तुमने उसको अच्छा या बुरा कर दिया? इसका जवाब जानते हो क्या आएगा? हाँ, कैसे, क्या कैसे आपने जज किया? आपने कैसे बोल दिया कि ये डॉक्टर बुरा है? मान लो आपने बोला कि अरे यार ये डॉक्टर से तो चेकिंग वेकिंग नहीं बनती है ज्यादा। आ रहा है समझ? तो अब कोई आपसे बोल रहा है, तुम तो डॉक्टर नहीं हो, हाउ डिड यू असेस? पास्ट एक्सपीरियंस मतलब पहले ये डॉक्टर इलाज कर देता था, अभी नहीं कर पाया। और लेकिन आप तो, ऑडिटर तो खुद पे भरोसा करता है ना। चलो इंक्वायरी भी एक गवाही है, गवाही भी एक सबूत है, बट ये उतना वैसा नहीं है। पता है क्या जवाब आएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो कि यार ये डॉक्टर ढंग से चेक नहीं कर पाता। तो आप बेसिकली उसको कंपेयर कर रहे हो विद दी अदर डॉक्टर्स कि यार ऐसा मैंने तो ऐसा देखा नहीं है किसी को ऐसे चेकिंग करते हुए, मुझे नहीं पता कि वो क्या चेक कर रहा है, पर मैंने ये प्रोसीजर होते हुए नहीं देखा। बेसिकली आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो, आप रेशो लगा रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो। एनालिटिकल प्रोसीजर इज ऑल अबाउट कंपेरिजन। समझ में आ रहा है कि भैया लोगों की सेल्स 100 होती है तो परचेज 75 होता है, तुम्हारा 80 कैसे आ रहा है, तुम्हारा 30 कैसे आ रहा है? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, यहाँ पर मैं चेकिंग ज्यादा करूँ। एनालिटिकल प्रोसीजर में जितने भी रेशो परसेंटेजेस मैं निकालूंगा वो रीजनेबल दायरे में होना चाहिए। रीजनेबल दायरा क्या है? कि मेरा अपना नॉलेज की कौन सी चीज कितने परसेंट होती है इनका। नहीं आया समझ? ठीक है। अरे भाई तुम पढ़ते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब मान लो कि किसी ने बोला कि मैंने एक दिन में 10 पन्ने पढ़े,
किसने बोला कि तुम, मैंने एक दिन में 50 पढ़ने पड़े, एक ने बोला मैंने आज 500 पढ़ने पड़े, तो तुम उसको क्या बोल दोगे? कि तुम झूठ बोल रहे हो, जबकि तुम्हें नहीं पता। तुम पॉइंट समझ रहे हो? तुमने तुमने ये चेक भी नहीं किया उसके घर जा करके और ये वो कि भैया पढ़ा होगा कि नहीं, तुमने पहले ही बोल दिया कि ये झूठ है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली पॉसिबल, एक आम इंसान कितना पढ़ता है तुमने उससे उसको कंपेयर किया। ये कहलाता है क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर है? To investigate unusual relationships, fluctuations that differ significantly from expected values. तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना कनेक्टेड होते हैं। आप समझो, आपके पास जितनी मशीन है उसके हिसाब से रिपेयर होगा, आपका आपकी जितनी सेल्स है उस हिसाब से आपके शायद सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, जो ओवर द पीरियड अलग अलग एंटिटी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके पिछले साल से तो आपको मैच करेंगे। और नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपने इस बार कोई मेजर शिफ्ट लिया होगा, नहीं तो सेम रहने चाहिए। आपकी सैलरी आपके सेल्स से या फिक्स एसेट से एक रेशो में रहेगी, कांस्टेंट टाइप के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सेम रहेगी एकदम एग्जैक्ट, लेकिन वो रीजनेबल दायरे में रहेगी जितना पिछले साल था इस साल। किसी भी रेशो में अनयूजुअल इंक्रीज या डिक्रीज आया है तो तुम उस एरिया को चेकिंग ज्यादा कर लोगे, और इससे तुम्हें पता लग जाएगा अगर एंटिटी ने कुछ भी मैनिपुलेशन किया है। तो हमारे पास जो बहुत सारे तरीके होते हैं उनमें से एक ये भी है। पूरा स्टैंडर्ड बना हुआ है ऐसे 520, जिसमें मेनली जो बातें की गई हैं वो क्या है वो बता देता हूँ। कंपैरिजन बताया हुआ है बजट से, पिछले साल से और सिमिलर इंडस्ट्री से। एनालिटिकल प्रोसीजर में आप बजट से, पिछले साल से, सिमिलर इंडस्ट्री से कंपेयर करके एंटिटी के अमाउंट्स के बारे में अंदाजा लगाए। अगर ये अमाउंट इधर उधर भग रहा है तो फिर आप उसको डिटेल में चेक कर लो। अगर वो अमाउंट अप्रोक्सीमेटली वैसे ही है तो एक भरोसा आ गया कि हाँ ये, फिर जब मैं हर एक्शन के बाद अपने आगे का प्लान करूँ, तो मुझे पिछले एक्शन में भरोसा आया तो मेरा सब्सटेंटिव का दायरा कम हो जाएगा, जैसे ही शक हुआ सब्सटेंटिव का दायरा बढ़ता है। अरे सर, तो जैसे जैसे मैं चेक करते जाता हूँ, हर एक चीज से अग्रीमेंट होता जाता है, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली 4-5 चीजें चेक करके और फिर मैं बोलता हूँ चलो दूसरी कर। अरे सर, गलती मिलती जाती है तो फाइलें और खुलती जाती हैं। क्लियर, इस तरीके से चलता है। रेशोज का यूज करके, जैसे प्रॉफिट मार्जिन है, और है ना, इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि जो अमाउंट इसमें रिकॉर्ड हुआ है वो रीजनेबल है या नहीं। अगर वो अनरीजनेबल है तो वो गलत हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है। आपको चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। मे इन्वॉल्व प्रिडिक्टिव कैलकुलेशंस, जैसे रेंटल इनकम है तो वो इंटू 12 कर लो या वैसा एप्लीकेबल। बड़ी एंटिटीज में, यानी जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता है और प्रिडिक्टेबल ट्रांजेक्शन होते हैं। देखो एक चीज समझना, मैं बोलूं कि मेरा मिसलेनियस का खर्चा कितना होगा तो शायद मैं नहीं बता पाऊं, क्योंकि वो तो रैंडम है ना। समझ में आ रहा है? कुछ अमाउंट्स होते हैं, मैं कितने रुपए के फिक्स एसेट खरीदता हूँ हर साल, ये तो कोई पैरामीटर नहीं आ रहा समझ में। मेरे सेल के मुकाबले मेरी परचेजेस क्या रहती है, ये थोड़ा कांस्टेंट हो सकता है। यानी क्या चीजें प्रिडिक्टेबल है उन्हीं पर आप एनालिटिकल का रेशियो लगाओगे ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? ठीक है ना? तो कैन समटाइम रिप्लेस टेस्ट ऑफ डिटेल इफ द एनालिटिकल प्रोसीजर इज परसुएसिव। रेयर है, लेकिन हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर से कई बार मुझे इतना बढ़िया सबूत मिल जाता है कि मैं श्योर हो गया कि हाँ यहाँ पर कोई मिस्टेक जो है वो नहीं। क्या है? क्लियर है? ठीक है। ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंट ज्यादा हो गया क्या? कम करें आज? हम्म? In that, then sometimes we replace just what we do. जैसे रेंट है, रेंट में दे रहा हूँ 2,000 पर मंथ का, 3 साल से चल रहा है। इस साल लिखा हुआ है लेजर में 24,000। समझ आ रहा है? मैंने 2,000 इंटू 12 में दिमाग में चल गया।
तो क्या करूँगा, चेक करूँ एक एक वाउचर जो इशू किया गया था। क्यों? क्योंकि हर साल हो रहा है, तो आपका एक एनालिटिकल से आपका भरोसा आ गया कि भैया इसमें तो कुछ वैसे भी नहीं ही होने वाला। अरे ये तो 24,000 का होगा। तो कई बार हो सकता है कि उसने आपकी सब्सटैंटिव की रिक्वायरमेंट को ही क्या कर दिया। इतना परसुएसिव होना चाहिए, बहुत रेयर है। इतना परसुएसिव एनालिटिकल नहीं होता, कुछ तो सब्सटैंटिव दूसरा वाला टीओडी करता ही हूँ। टीओडी मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल। बट रेंट वेंट में हो सकता है। अगर बिल्कुल सिंपल है, एक ही बिल्डिंग है, क्या मैं वाउचर देखूं उसके? अरे क्या मैं बैंक ट्रांसफर देखूं? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ये तो सब्सटैंटिव में कितना लगाऊंगा? एनालिटिकल और टेस्ट ऑफ डिटेल ये दो टाइप के होते हैं क्या? सब्सटैंटिव मैं कौन से लगाऊंगा, बताओ? अब टीओडी तो करना ही है, एनालिटिकल से टीओडी कम हो जाता है। सिर्फ एनालिटिकल लगाऊं तो ये तो, अगर रिस्क बहुत ही कम है और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है, तो रेयर केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा करके कर लूँ। बहुत ही छोटी सी एंटिटी है, 10-12 ट्रांजेक्शन है, तो ठीक है। नहीं तो अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल ओनली लगाऊंगा तो ये अप्रोप्रिएट है अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है और प्रिडिक्टेबल काम है। देखो एनालिटिकल प्रोसीजर प्रिडिक्टेबल में ही लग सकता है, प्रिडिक्टेबल नहीं है तो एनालिटिकल आप रेशो कैसे लगाओ? रेशो का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे अमाउंट के बेसिस पर इस अमाउंट को जज कर रहे हो कि ये कितना हो। इट्स लाइक कि आपने बोला वो क्लाइंट फाइनेंशियल लेके आया, उनको लोग रुपये कम बता रहे कितना है। समझ में आ रहा है? रिपेयर कितना है तुम्हारा? 50,000 के आसपास होगा, देखो 48 है, देखो सही है ना। मतलब ये कि एक भरोसा आ गया कि हाँ यार, ये लगभग इतना ही है। समझ में आ रहा है? तो उस पर मेरा भी भरोसा है। बोले एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट 4 लाख, 40 लाख, अच्छा अरे ये क्या, दिखाओ क्या किया। आ रहा है समझ में? तो मैं क्या करूंगा, उसकी फिर सब्सटैंटिव टीओडी करूंगा। क्योंकि एनालिटिकल में ये रीजनेबल नहीं है ना, जितना हर साल हो रहा था उतना नहीं हो रहा है। तो इस बार सब्सटैंटिव खर्चा किया होगा तो अब मुझे चेक कराओ। उसकी मैं इंडिविजुअल चेकिंग करके अपना लिख लूंगा कि देखो यही वाउचर मैंने चेक किया, यही तो है फ्रॉड। ये क्लियर है? ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ही लगाते हैं प्रैक्टिकली हर जगह पर। समझ में आ रहा है? टीओडी करते हैं, एनालिटिकल करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग ऑन सब्सटैंटिव टेस्ट। अगर कंट्रोल टेस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री रहे हैं तो मेरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर बढ़ जाएगा। कंट्रोल टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं तो सब्सटैंटिव कम हो जाएगा। क्लियर है? टेस्ट ऑफ डिटेल की डिजाइनिंग किस बेसिस पर होती है? कंट्रोल्स के बेसिस। हम एक्सटेंट पता करते हैं टेस्टिंग का कि कितने कितने सैंपल साइज लेंगे। यानी एक लेजर है तो एक लेजर के कितने ट्रांजेक्शन को हम एज ए सैंपल टेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि मैं 100% इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन नहीं चेक कर सकता, ना करता हूं, और ना ही मुझे ऐसा बोला गया है करने के लिए। मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑडिट। समटाइम्स दूसरे सिलेक्टिव मेथड, टारगेट टेस्टिंग, हाई वैल्यू आइटम्स माइट बी मोर इफेक्टिव देन लार्ज सैंपल। ये बात आपको समझ में आएगी जब हम करेंगे ऑडिट सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है। तो कई बार होती है जजमेंटल की बड़े वैल्यू निकाल लो पहले, और कई बार होती है रैंडम कि कंप्यूटर हमको 100 वाउचर है, कंप्यूटर हमको 10 नंबर दे दो, हम कोई भी 10 चेक कर लेंगे, ताकि हमारे ऊपर ये दोष ना लगे ना कि हम बायस्ड हैं। लेकिन जजमेंटल में तो मुझे होना पड़ता है बायस। फिर मैं 10 कैसे चुनूंगा? अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि क्या गलत हो सकता है। हाई वैल्यू आइटम, हाँ ये तो चेक करेंगे ही करेंगे। अरे सर ऐसा। ठीक है, चलो यहाँ तक का कर लेना। ये टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़ लेना, बाकी अपन नेक्स्ट करेंगे। तो मॉड्यूल से भी कर सकते हो, पूरा मॉड्यूल का ही हुआ है। क्लियर है? बस थोड़ा अच्छे से। चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया ये? अरे चलो, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो लिख करके देख लो। ठीक है।